चलो बताओ, पिछला क्लास क्या बताए थे तुम सबको? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, बना लिया है? घर पर बनाया है अपने से? कितना न्यूमेरिकल था? 4 गो न्यूमेरिकल था क्या? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ये 4 गो न्यूमेरिकल था। चारों न्यूमेरिकल को बना लिया है? चलो बना लिया है तो बढ़िया, इसको तुम सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये बोर्ड में एग्ज़ाम के लिए नहीं कि हाँ बोर्ड में पूछेगा तो हम मतलब बना लेंगे, ये तुम सब के लिए नॉलेज के लिए रहेगा। आगे चलकर कोई भी चीज़ फॉर्म भरोगे, चाहे तुम्हारा इंडियन आर्मी हो जाए, चाहे तुम्हारा एनडीए हो जाए, चाहे एयरफोर्स हो जाए, चाहे तुम सब देखते हो नीट में जा रहा है आज के लड़की सब, तो वो सब में जब फिजिक्स का पार्ट अगर होगा तो ज़रूर तुमसे ये क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, इसलिए बोले हैं थोड़ा बढ़िया से कर लेने के लिए। चलो आज का टॉपिक जो है तुम्हारा है अति सूक्ष्म दूरियों का माप। आज हम सब पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर मात्रक एवं मापन में क्या है टॉपिक, तो अति सूक्ष्म दूरियों का माप। अति सूक्ष्म समझते हो? बहुत छोटा दूरी। हम सब बड़े बड़े दूरी को मापे हैं, जैसे कि पारसेक आया था ना, और कौन आया था? खगोलीय मात्रक, ठीक है। और क्या आया था? प्रकाश वर्ष। तो ये सब बड़े दूरी का मात्रक सब है, बड़े दूरी का ये सब क्या था? मात्रक सब है। आज जो तुमको पढ़ाएंगे वो है अति सूक्ष्म दूरियों का माप, यानी छोटे दूरियों की क्या कम समझेंगे? माप। और अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। चलो समझते हैं कि अति सूक्ष्म दूरियों का माप में क्या है, पढ़ना क्या है, समझना। चलो बढ़िया से समझते हैं इसको कि अति सूक्ष्म दूरी का मापन प्रत्यक्ष समझते हो? एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, बताए थे ना। तो अति सूक्ष्म दूरियों का जो मापन होगा प्रत्यक्ष विधि यानी निम्न और युक्ति से किया जाता है, यानी निम्न विधि और युक्ति से किया जाता है। कहने का मतलब वही हुआ कि अति सूक्ष्म दूरियों का जो मापन होगा वह निम्न विधियों द्वारा कर सकते हैं या निम्न युक्तियों के द्वारा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ अति सूक्ष्म दूरियों का मापन जो होगा निम्न विधि और युक्ति के द्वारा कर सकते हैं। पहला का नाम बताओ तो क्या है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और तीसरा का नाम है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। बताओ तो अति सूक्ष्म दूरियों का माप हम किस किस युक्ति या किस किस विधि से कर सकते हैं? तो पहला का नाम है प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और तीसरा का नाम है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। अब चलो सबके बारे में हम सब डिटेल से अब इसको पढ़ते हैं। पहला है प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। पहला क्या है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। इसके द्वारा 10 के पावर -7 मीटर तक की दूरी को मापा जाता है। याद रखना, 10 के पावर कितना? तो कितना माना बताओ तो। अगर हम तुमको वैल्यू कहे तो माइनस है लगा हुआ तो 1/, हो जाएगा। और 10 के पावर कितना होगा? 7। यानी कि 1/10 को कै बार लिखना है? 7 बार लिखो। जितना वैल्यू आएगा उसको 1 में भाग करो तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.0000 कितना सारा हो जाएगा? इतना तक के दूरी को हम, इतना सूक्ष्म दूरी को, इतना क्या सूक्ष्म दूरी को हम माप सकते हैं। वो क्या है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? वो क्या है बताओ तो? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है। इससे भी छोटा दूरी को मापने के लिए और है, ठीक है। अब इसका जो है ना, तुम तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि थोड़ा प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का चित्र बताइए कैसा होता है। तो इसका चित्र जो है तुमको हम दिखा देंगे। तुम जब भी वीडियो देखना तो उस वीडियो में ऊपर से आ जाएगा चित्र, तो तुम इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाए कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है। वो चित्र देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का थोड़ा मोड़ा हम प्रयोग और थोड़ा मोड़ा यूजेज हम तुमको 10th में पढ़ाए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसके द्वारा 10 के पावर -10 मीटर, कितना बताओ तो? 10 के पावर -10 मीटर तक की दूरी को क्या कर सकते हैं? मापा जाता है। 10 के पावर 10 का मतलब समझ रहे हो ना? 1/10 के पावर 10। तो 1/10 को कै बार गुना करना है? और जितना आएगा उतना से 1 में भाग करो। बताओ कितना? 0.0000 करके
बहुत छोटा सा होगा। समझ में आ रहा है ना। अब उतना करोगे तो समझो कि उतना 0.0000 करके आएगा। इतना सूक्ष्म दूरी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो ऑब्जेक्टिव में बनता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को कितना सूक्ष्म दूरी तक के माप सकते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, पढ़ा क्या है अगला पॉइंट, सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। तो सुरंगन सूक्ष्मदर्शी क्या है? टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो समझो इसके द्वारा 10⁻−11, ये तो 10⁻−10 था, ये उससे भी बढ़ गया, 10⁻−11 मीटर तक की दूरी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं सुरंगन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब समझ रहे हो कि फिर इसको क्या करेंगे, 1/10⁻11, 10 को 11 बार गुना करेंगे, उसको 1 में भाग करेंगे, उसको 1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जितना आएगा उतना सूक्ष्म दूरी को इस सुरंगन सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा, मापेगा। समझ में आ गया। तो ये है, तो कहने का मतलब एक शब्द में इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी कितना मीटर तक को माप सकता है, तो 10⁻⁻7 मीटर तक के। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कितना मीटर तक को माप सकता है, 10⁻⁻10 मीटर को। सुरंगन सूक्ष्मदर्शी कितना दूरी को माप सकता है, 10⁻⁻11 मीटर को। क्या इतना समझ में आ गया? चलो तो ये खत्म हो गया, क्योंकि हम सब पढ़े थे बड़े दूरी के मात्रक, आज हम पढ़ लिए छोटे दूरी के भी क्या मात्रक। छोटे में क्या, अति सूक्ष्म दूरी का क्या माप लिए, मात्रक समझ लिए, कैसे कैसे कितना वैल्यू होता है, कितना सूक्ष्म दूरी तक को माप सकता है, कौन कौन युक्ति और कौन कौन विधि से माप सकते हैं, उस सारा का नाम बता दिया। प्रकाशिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सुरंगन है, ये सब समझ में आ गया। चलो आज का नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, ये क्या है टॉपिक का नाम, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है कि ओलिक अम्ल, कौन अम्ल, ओलिक अम्ल विधि द्वारा, ओलिक अम्ल विधि द्वारा सूक्ष्म दूरियों का मापन। देखो सूक्ष्म दूरी समझते हो ना, जो हमारे आंखों से दिख नहीं रहा, हम नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, उस सूक्ष्म दूरी का मापन करेंगे तो किसके द्वारा हमको करना है, ओलिक अम्ल विधि के द्वारा करेंगे। यानी ओलिक अम्ल विधि के द्वारा, एक सबका एक अलग अलग मेथड होता है ना, उसी तरह से फिजिक्स में एक मेथड है ओलिक अम्ल की विधि। अब मन में आया क्या है, तो चलो आगे हम बताएंगे, अपने आप समझ में आया कि ओलिक अम्ल होता क्या है। तो ओलिक अम्ल विधि द्वारा सूक्ष्म दूरियों का क्या करना है, मापन करना, यानी एस्टिमेशन ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय ओलिक एसिड। ओलिक एसिड यानी ओलिक अम्ल विधि द्वारा हमको क्या मापना है, सूक्ष्म दूरियों का मापन करना है। तो चलिए हम कैसे मापते हैं, तो पहले समझो, तुम्हारे मन में आया होगा कि सर ये ओलिक अम्ल विधि क्या है। तो चलिए पहले ओलिक अम्ल हम समझते हैं कि ओलिक अम्ल क्या होता है। तो ओलिक अम्ल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि यह साबुन जैसा चिपचिपा द्रव होता है। याद रखना, यह कैसा होता है, साबुन जैसा चिपचिपा द्रव होता है। अब साबुन तुम सब यूज करते ही हो, और साबुन जब लगाते हो तो फेन सब बनता है ना, वैसा ही चिपचिपा सा क्या होता है, द्रव होता है ओलिक अम्ल। अब समझ में आ गया, ओलिक अम्ल क्या है, तो यह साबुन जैसा चिपचिपा द्रव होता है। और समझो ओलिक अम्ल के बारे में, ओलिक अम्ल अणु का आकार, ओलिक अम्ल में अणु का जो आकार होगा वो कितना होगा बताओ तो, 10⁻⁻9 मीटर होगा। कितना होगा, 10⁻⁻9 मीटर। ओलिक अम्ल के द्वारा सूक्ष्म अणु के आकार को ज्ञात किया जाता है। अभी यहीं पर ना लिखा था कि ओलिक अम्ल विधि द्वारा हमको क्या करना है, सूक्ष्म दूरियों को मापना है। तो समझो क्या है, तो वही बात तो लिखे हैं कि ओलिक अम्ल द्वारा सूक्ष्म अणु के आकार को क्या किया जाता है, यानी ओलिक अम्ल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो सूक्ष्म अणु के आकार को ज्ञात कर सकते हैं। जो अणु एकदम सूक्ष्म है, जो हमारे आंख से नहीं दिख रहा है, उसको हम ज्ञात करने के लिए ओलिक अम्ल विधि अपनाते हैं। आ गया समझ में। ओलिक अम्ल क्या है, तो यह साबुन जैसा चिपचिपा द्रव्य है। ये ओलिक अम्ल अणु के आकार, ओलिक अम्ल में अणु का आकार कितना होता है बताओ तो, 10⁻⁻9 मीटर। ओलिक अम्ल द्वारा सूक्ष्म अणुओं के आकार को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो बताओ ओलिक अम्ल समझ में आ गया, आया। अब चलो इसका अब हम दूरियों का यानी सूक्ष्म दूरी का मापन करते हैं। तो ओलिक अम्ल द्वारा अणु के आकार को ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की क्या विधि। तो देखो इसमें एक फार्मूला आता है, इसका विधि जो है ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है
टी बराबर क्या होता है, टी बराबर याद रखना, ये ओलिक अम्ल विधि द्वारा जो है ना अणु के आकार को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, टी बराबर NV/400A। अभी कहीं कहेगा कहाँ से आप ला दिए, तो इसी को लाने के लिए हम तुम्हारा यहाँ पूरा डिटेल किए हैं, यानी प्रूफ किए हैं इसी को, ठीक है। या टी बराबर, अब इसी को गुना कीजिएगा तो टी बराबर NV का NV या 400 को 20 × 20 कर दिए, ए है एरिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो फार्मूला आया है यही फार्मूला मेन है। ओलिक अम्ल द्वारा अणु के आकार को ज्ञात करने में जो विधि का जो फार्मूला आएगा लास्ट में, यही ये फार्मूला है। इसी को अब हम चलो सिद्ध करते हैं यहाँ पर। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि समझते हो कि इसको हमको बताना है, सूक्ष्म दूरी को मापन करना है, तो कोई ना कोई प्रयोग तो करेंगे ही ना, कोई ना कोई प्रोसीजर तो करेंगे ही। तो क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम काम करेंगे घोल को तैयार करना। सबसे पहले क्या काम करेंगे, घोल को तैयार करेंगे। आप कहोगे किसका घोल तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो चलो आगे पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को, ओलिक अम्ल क्या है, तो साबुन जैसा चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। साबुन जैसा क्या होता है, चिपचिपा द्रव होता है। तो 1 सेंटीमीटर ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में घोलते हैं। अल्कोहल में क्या करते हैं, घोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या, ओलिक अम्ल को, किसको, ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में क्या करते हैं, घोलते हैं। मान के चलो हम उदाहरण देते हैं समझ विकसित करने के लिए। चलो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर क्या है, दूध है, इसको 20 लीटर पानी में मिला देते हैं। 1 लीटर दूध को क्या लीटर पानी में मिलाते हैं, 20 लीटर पानी में क्या कर दिए हैं, मिला दिए। तो वही काम यहाँ है, इसी से हम इसको समझा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में क्या करते हैं, हम तो यहाँ पानी में ना घोल रहे हैं, वहाँ कौन कथी में घोल रहे हैं, अल्कोहल में घोलते हैं। तब इस मिश्रण में ओलिक अम्ल की मात्रा 1/, क्या हो जाएगा, तो एहो में क्या हो जाएगा 1/20। कैसे, क्योंकि 20 लीटर पानी है, उसमें 1 लीटर ना दूध है। तो वही काम हुआ है कि नहीं, 1/, क्या हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। उतना बात समझ में आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस घोल में से पुनः 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में घोलते हैं। फिर क्या करते हैं कि पुनः इसी में से, अब इसी में से जो 1/20 आया हुआ था, तो इसमें से पुनः 1 सेंटीमीटर ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में क्या करते हैं, यानी फिर इसमें से हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल जो निकल के आया था 1/20, वो निकाल लेते हैं। 1/20 जो आया हुआ था उसको हम फिर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। फिर 20 लीटर पानी में हम क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा, पहले से 1/20 तो था ही, अब फिर उसमें हम 20 लीटर पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो बताओ 20 लीटर के लिए पहले से 1/20 था, वो तो निकाल लिए, अब फिर 20 लीटर घोलने जाएंगे तो फिर तो 1 लीटर में आएगा वही। तो फिर कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इतना समझ में आया। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इस घोल में से पुनः 1 सेंटीमीटर क्यूब जो यहाँ निकाल के हम लाए हुए थे, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में फिर क्या करते हैं, घोलते हैं। तब इस मिश्रण में ओलिक अम्ल की मात्रा कितना हो जाएगा, 1/20 × 1/20। कैसे कैसे बात समझ में आया ना। ये पहले वाला है, फिर बाद में आया घोले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रहा है, तो चलो समझ में आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हुआ, तो हमने घोल को तैयार कर लिया। कितना घोल को तैयार किए, 1/20 × 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी गुना करेंगे तो 1 कितना 400 सेंटीमीटर क्यूब। बात इतना समझ में आ चुका है। अब चलिए, अब फिर क्या करते हैं समझना है। फिर अब पानी को तैयार करना है। किसको तैयार करना है, तो चलिए पानी को किसी ट्रे में रख कर, अब पानी को कोई हम एगो ट्रे में रख दिए, जैसे यहाँ बना हुआ है ना, पानी को हम किसी कथी में रख दिए, ट्रे में रख दिया। उसमें लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर समझते हो कैसा होता है, हल्दी देखे हो, कुछ दिन पहले रील वायरल था, हल्दी रखने से वो जो बहुत अच्छे से लाइट जल रहा था उसमें, वही हल्दी वाला। तो वो लाइकोपोडियम पाउडर एकदम उसी की तरह होता है, हल्दी के टाइप से, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम पाउडर हमने क्या किया, इसके ऊपर छिड़क दिया। बात क्लियर है, यहाँ फिगर में भी दिख रहा है। आइए वीडियो तुम देखेगा तो उसके ऊपर भी हम तुमको लगा देंगे वो फिगर, तो पूरा क्लियर फिगर तुमको समझ में आ जाएगा।
यदि, अब बात क्या आगे बढ़ रहा है समझना, यदि पानी के पृष्ठ पर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया, बताओ इतना समझ में आ गया। तो ये छिड़क दिए तो कुछ ना कुछ तो जरूर इसके ऊपर होगा। अब होगा क्या होगा तो समझो। यदि पानी के पृष्ठ पर n बूंद ओलिक अम्ल गिराया जाता है, अब ओलिक अम्ल क्या है, तो साबुन जैसा एगो चिपचिपा द्रव होता है। उस ओलिक अम्ल को n बूंद क्या किया जाता है, तो n बूंद समझते हो, वो ड्रॉप होता है जो बच्चों को दवा हुआ पिलाता है बचपन की अवस्था में भी, चाहे ड्रॉप होता है ना, इसको ऐसे कीजिएगा तो भरेगा, इसको जातिएगा तो फिर निकलेगा। उस ड्रॉप से, तो देख रहे हैं ना ये ड्रॉप है, n ड्रॉप v सेंटीमीटर क्यूब पर ड्रॉप से इसके ऊपर क्या करते हैं, घोल के ऊपर गिराते हैं। ओलिक अम्ल को लेके, ओलिक अम्ल को क्या करते हैं, ले लेते हैं, साबुन जैसा चिपचिपा द्रव होता है, उसको हम इस ड्रॉप से ले लेते हैं और उसके बाद खींच के और इसके ऊपर दाब के इसको क्या करते हैं, इस ट्रे में गिराते हैं जिसमें लाइकोपोडियम पाउडर छिड़के हुए हैं। जैसे इस ट्रे में इस ओलिक अम्ल को गिराते हैं, ड्रॉप को गिराते हैं, ये ड्रॉप जो नीचे बूंद बूंद गिरता है तो ओलिक अम्ल गिराया जाता है, और प्रत्येक बूंद आयतन को भी मान लेते हैं। जो गिर रहा है ना बूंद, जो गिर रहा है बूंद, उसको मान लेते हैं कि वो भी आयतन से गिरा है। कौन आयतन से गिरा है, भी आयतन से गिरा है। पर ड्रॉप को मान रहे हैं कि भी आयतन से गिर रहा है। पर ड्रॉप समझ रहे हो ना, एक बूंद भी आयतन को मानते हुए चल रहे हैं कि पर बूंद भी आयतन से गिर रहा है। तो जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल का आयतन क्या बन जाएगा, तो अभी जल के पृष्ठ पर ही जो ओलिक अम्ल गिरेगा, जो भी आयतन से गिर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि, तो पृष्ठ के ओलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, तो बताइए। पहले से ऑलरेडी इसमें घुलल था 1/20 गुने 1/20 है यहाँ पर। और जब हम किसके अति से गिरा रहे हैं बताइए, तो भी आयतन से गिरा रहे हैं। n बूंद और भी आयतन से क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में गिरा रहे हैं। यही चीज़ ना है कि यदि पानी के पृष्ठ पर n बूंद ओलिक अम्ल है और प्रत्येक बूंद का आयतन क्या मान के चल रहा है, भी मान के चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के आयतन में गुना हो जाएगा तो n भी हो जाएगा। उसको n भी तो हो जाएगा, जब इसमें गिरेगा तो इस सब उसमें मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, तो n भी गुने 1 क्या हो गया, 20 गुने 20, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले यहाँ से था और n भी से आया है, तो n भी गुने 1/20 गुने 20 सेंटीमीटर क्यूब। बात इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो कहोगे n भी कहाँ से आया, तो n बूंद ओलिक अम्ल है, किस आयतन से हम उसमें रखे हैं, तो n भी नहीं हो जाएगा। अब n भी जब हो जाएगा, अब पहले से किस में गिराए हैं, इसी ट्रे में ना गिरा रहे हैं, तो इस ट्रे के पहले कितना है बताइए, तो यहाँ 1/20 गुने 1/20, तो 1/20 गुने 20 है ना। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इतना समझ में आया कितना हुआ, से कैसे हुआ। अब क्या करते हैं फिर, जब ओलिक अम्ल के विलयन को पानी के पृष्ठ पर डाला जाता है, उसके पृष्ठ पर क्या करता है, तो कुछ देर बाद अब डाल के हम छोड़ देते हैं। बूंद को क्या किए, डाले, n बूंद से भी आयतन से हम डाले, तो यहाँ पर हम एगो समीकरण बना लिए। एगो यहाँ पर क्या बन गया, समीकरण, यानी कि कहने का समीकरण नहीं, कहने का मतलब एक मान यहाँ तैयार हुआ, एक मात्रा यहाँ तैयार हुआ। अब क्या होता है कि जब ओलिक अम्ल के विलयन को पानी के पृष्ठ पर डाला जाता है, पानी के पृष्ठ पर क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो कुछ देर बाद हम छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं तो पानी के पृष्ठ पर एक फिल्म बनता है। फिल्म का मतलब वो रिलीज फिल्म नहीं, एक फिल्म का मतलब होता है एक छोटी सी परत बनता है यहाँ पर। जैसे आप लोग सब चाय पीते होंगे और कुछ देर छोड़ देते हैं तो छाली टाइप का बन जाता है, वैसा ही उसी को हम फिजिक्स भाषा में फिल्म कहते हैं। ठीक है, तब फिल्म बनता है, क्या बन जाता है, फिल्म बनता है, क्योंकि कुछ देर बाद पानी के पृष्ठ पर जो ये बूंद गिरा था ओलिक अम्ल का, वो कुछ देर के बाद ऊपर क्या बनाता है, फिल्म बनता है। यदि फिल्म की मोटाई, तो कुछ न कुछ मोटाई तो होगा उसका। अब आप ही सब है, भैंस के दूध पीते होंगे तो उसका छाली मोटा होता है, अधिकतर मोटा होता है, और गाय में थोड़ा सा पतला आता है, तो ये मोटाई कुछ न कुछ तो है। तो यदि फिल्म की मोटाई t, यानी वो जो परत बना है उस परत की मोटाई क्या है, t, तथा उसका क्षेत्रफल, यानी कुछ न कुछ तो एरिया घेरेगा ना इसके अंदर, उसका क्षेत्रफल क्या, a, तो फिल्म का आयतन कितना हो जाएगा, तो गुने ना हो जाएगा, तो t गुने a, तक क्या हो गया, TA। पहला समीकरण एक बन गया। काहे समीकरण बनाया, क्योंकि आगे यूज होगा। बताओ इतना समझ में आया। अब बात फिर आगे बढ़ता है। यदि चूंकि पानी के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल का आयतन Nv, पानी के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल का आयतन क्या हुआ, अब यहाँ पर पानी के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल का आयतन Nv था कि नहीं, हम बताए थे ना उस समय कि कैसे यहाँ Nv हुआ है, Nv तथा ओलिक अम्ल की मात्रा, तो ओलिक अम्ल की मात्रा कितना, 1 बाई, जो यहाँ ही भी था
ओलिक अम्ल की मात्रा 1/20 गुने 1/20 सेंटीमीटर है, तो जल के संपूर्ण, अब इतना है तो जल का संपूर्ण यानी इसके अंदर के पूरा A to Z एरिया संपूर्ण क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ का ओलिक अम्ल की मात्रा, तो संपूर्ण का मतलब होता है जितना है सब को मल्टीप्लाई कर दो तब ना एरिया बुझाएगा। तो सब ओलिक अम्ल की क्या मात्रा, सब की मात्रा कितना हो जाएगा, तो पहले से NV था, यहाँ था ना, यहाँ NV गुने, और जो पहले एक आया हुआ था जो यहाँ मात्रा कितना था 1/20 गुने 1/20। अब कहेगा NV कहाँ से है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है चूँकि पानी के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल का आयतन NV है, आयतन कितना है, और ओलिक अम्ल की मात्रा 1/20 गुने 20। अब इस संपूर्ण ओलिक अम्ल की मात्रा तो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NV गुने 1/20 गुने 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ ये पहला समीकरण है, कौन समीकरण, दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहला और दूसरा समीकरण को आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर करते हैं। तो क्या हुआ, पहला समीकरण TA है और दूसरा का समीकरण कितना है NV गुने 1/20 गुने 20 है, तो TA बराबर NV गुने 1/20 गुने 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो TA है तो T क्या है, ये T क्या था बताओ तो, मोटाई था, ये नहीं समझना समय है, T मोटाई था और A क्या था, तो ये दोनों में गुना है, तो A में से A गुना में है तो इसको A में से निकालेंगे। तो बताओ NV में 1 से गुना का NV आई नीचे हो जाएगा, और इधर गुना में तो इधर कहाँ चला आया, भाग में चला आया। तो T बराबर NV बटे 20 में 20 से गुना करेंगे 400 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यही ना लाना था हमको, T बराबर NV गुने 20 गुने 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो T बराबर NV बटे 400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्या क्यूब। तो बात समझ में आया, सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे आया, समझ में आ गया ये चीज़। तो इसको तुम 2-3 बार रिवीजन करना, ही समझ में तुमको आ जाएगा। तो बताओ कैसे हुआ, समझ में आ गया। तो ये क्या निकल के आया, तो यही है ओलिक अम्ल विधि द्वारा सूक्ष्म दूरियों का क्या मापन हुआ है, जेकर फार्मूला हम तुमको यहाँ बताए हैं। यानी ओलिक अम्ल के द्वारा अणु के आकार को ज्ञात कर लिया। ये बताओ किसका आकार ज्ञात किए हैं, अणु का आकार। अणु के आकार किस विधि द्वारा ज्ञात किए हैं, बताओ तो, ओलिक अम्ल के विधि द्वारा, ओलिक अम्ल विधि द्वारा, ओलिक अम्ल विधि द्वारा। तो समझ में आ गया, ओलिक अम्ल विधि द्वारा। तो ये फार्मूला ओलिक अम्ल विधि द्वारा अणु का जो ज्ञात करते हैं उसकी फार्मूला क्या होता है, तो बता देगा अगर हम पूछेंगे तो। क्या बताओगे, बताओ तो कहना T बराबर NV/400A 400A, और बाद एक यूनिट जरूर बोलना, यूनिट पे क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इतना समझ में आ गया। चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है NCERT बुक में, द्रव्यमान, जो कि हम आपको 11th के ही केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, वही है द्रव्यमान यहाँ, ठीक है। तो चलिए आ गया टॉपिक, तो पढ़ लेते हैं यहाँ भी। तो द्रव्यमान इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। क्या है द्रव्यमान, तो किसी वस्तु के परिमाण की मात्रा को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है, मानो यही एक मार्कर, इसकी कोई ना कोई तो मात्रा होगा ना, कुछ न कुछ द्रव्यमान इसका होगा, तो कुछ न कुछ मात्रा इसका होगा ना कि हाँ इतना मात्रा इसका है, तो यही क्या है, उसका द्रव्यमान है। बताइए द्रव्यमान चेंज होता है कि वेट होता है चेंज, हमको भी बताइए। आपका वजन चेंज हो सकता है सब जगह जाइएगा तो, कि आपका द्रव्यमान चेंज होता है। आप अभी पृथ्वी पर है, अगर हम आपको अभी चंद्रमा पर भेज देंगे तो आपका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा, नहीं, आप सब गलत कर रहे हैं। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी स्थिति में आप चले जाइए। वजन चेंज होता है जो 1/6 के रूप में चलता है। अगर आपका वजन अभी इस पृथ्वी पर 60 kg के है, आज जैसे चंद्रमा पर जाओगे ना, तो तुम्हारा अगर हम जोखाई करेंगे, वहाँ पर जोखेंगे तराजू पर रख के, तो आप कितना kg के होइएगा, तो 1/6 से गुना कराइए, तो 10 kg का आप वहाँ हो जाइएगा। तो ये क्या चेंज हुआ, द्रव्यमान की वजन। वजन आपका वेट चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान आपका उतना ही रहेगा, जितना इस पृथ्वी पर है उतना ही वहाँ भी आपका द्रव्यमान रहेगा। तो यही कहने का मतलब है, पढ़िए तनका बढ़िया से। द्रव्यमान वह भौतिक राशि है जो वस्तु की मात्रा को बताता है, सीधी बात है। ये तो एगो वस्तु था, इस वस्तु की मात्रा को बताता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण है, एकदम मेन गुण पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो
द्रव्यमान जो होता है पदार्थ का मूल गुण होता है। स्थान में परिवर्तन, देखो बात क्लियर लिखा हुआ है, स्थान में तुम्हारा परिवर्तन हो गया, चाहे आप इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले गए, ठीक। दाब में परिवर्तन हो गया, आपको प्रेशराइज किया गया, प्रेशर से उसमें परिवर्तन किए। एवं ताप में, कोई टेम्परेचर में परिवर्तन करने से वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। इस सब करने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, या ताप लगाकर काम करो, या दाब लगा के करो, या स्थान में परिवर्तन कर दो, चाहे आप बोले ना इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले जाइए, आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या चीज़ में परिवर्तन होगा? आपका वजन में परिवर्तन होगा, जो यहाँ पर 60 kg के वहाँ 10 kg के वो होगा, ठीक है। मेन तो जानवे करते हैं गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ऐसे वो टॉपिक गुरुत्वाकर्षण आगे ही है, पूरा फुल टॉपिक है आपके पढ़ना गुरुत्वाकर्षण। काहे तनका पढ़िए, कोई वस्तु नीचे कहला गिर रहा है, वहाँ चलिए ना पूरा बताएंगे A to Z की कहला गिर रहा है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, ये कोई पूछने का चीज़ है? हाँ, अब केजी जो है याद रखिएगा, अभी केजी कैसे कैसे काम करेगा सुनिए यहाँ पर। अब वही द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। 1 kg ग्राम, 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम, में सबको पता। चलिए एक टॉपिक है 1 kg की परिभाषा देने के लिए, जैसे आपको फिजिक्स में 10th में पढ़ाते थे 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए, 1 ओम की परिभाषा देने के लिए, 1 वोल्ट की परिभाषा देने के लिए। चलिए आज आपको 1 kg की परिभाषा समझाते हैं। 1 kg की परिभाषा कैसे कैसे है, यहाँ की बात नहीं है। आपको हम ले चलते हैं फ्रांस, और वो फ्रांस में नहीं, फ्रांस के राजधानी कहाँ? पेरिस में लेके चलते हैं। बैठल बैठल अब पेरिस घूमोगे, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ लेके चलते हैं? पेरिस में लेकर चलते हैं। वो पेरिस में क्या हुआ है सुनो, पेरिस में है कुछ, वहाँ उस पेरिस में वो रखा हुआ है, उसी से कुछ पता चलता है। तो वह द्रव्यमान, 1 kg की परिभाषा समझो, वह द्रव्यमान जो फ्रांस के पेरिस में रखे प्लेटिनियम इरिडियम, याद रखना है, वो प्लेटिनियम इरिडियम है। प्लेटिनियम का बना हुआ एक इरिडियम है, यानी प्लेटिनियम इरिडियम के एक बेलन है। ये प्लेटिनियम इरिडियम का ये क्या बना हुआ है बताओ तो? बेलन है। क्या है? प्लेटिनियम इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान के, अगर किसी भी को आपको केजी में ले चलना है, किसी के भी अगर आप 1 kg मापते हैं कि हाँ ये 1 kg 2 kg है, तो आपको फ्रांस के राजधानी में एक पेरिस जगह है, वो पेरिस में एक रखा हुआ है प्लेटिनियम इरिडियम के बेलन, ओकर द्रव्यमान से अगर जे भी बराबर आया ना, उतने केजी होता है कोई भी चीज़। अब आप सब कह रहे थे कि हम 5 kg चीज़ करते हैं, 2 kg ये कोई भी चीज़ खरीद रहे, चाहे कुछ भी खरीद रहे हैं, अब वो केजी है कहाँ के? वो कैसे हम पता करते हैं वो केजी है? तो एक्यूरेट केजी जो पता चलता है वो फ्रांस में एक है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर उस राजधानी पेरिस में प्लेटिनियम इरिडियम के बेलन के वो द्रव्यमान, उसकी जो मात्रा है ना, बेलन के द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा होती है। तो जो बेलन के जो द्रव्यमान है, अगर ओकरा बराबर जो चीज़ हो जाए उसको ही हम 1 kg के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया 1 kg क्या है? तो कहिएगा क्या कि वह द्रव्यमान जो फ्रांस के पेरिस में रखे गए प्लेटिनियम इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान के जो वस्तु बराबर अगर आ जाए, उसके द्रव्यमान के क्या आ जाए? किसके द्रव्यमान के? तो प्लेटिनियम इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वो 1 kg है। तो वह क्या kg है? 1 kg है। तो वो मान क्या kg कहलाते हैं? 1 kg। तो बताया, समझ में आया 1 kg? तो देखिए फ्रांस के पेरिस में ये प्रयोगशाला है, यहाँ पर ये बेलन है जिसका नाम है प्लेटिनियम इरिडियम, इसका द्रव्यमान का जो भी चीज़ के बराबर होता है वो क्या कहलाता है? 1 kg कहलाता है। तो बताइए समझ में आया 1 kg का डिफिनीशन? अब आप लोगों को ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, अगला टॉपिक जिसका नाम है समस्थानिक आइसोटॉप्स। पढ़ाए थे ना कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कार्बन के कै गो समस्थानिक इस प्रकृति में मिलता है? तो कार्बन के 3 समस्थानिक मिल रहा है, एक कार्बन 12 के रूप में, एक कार्बन 13 के रूप में, एक कार्बन 14 के रूप में। बताइए, एक कार्बन 12 के रूप में, एक कार्बन 13 के रूप में और एक कार्बन 14 के रूप में। तो बताइए जेड का मतलब समझते हो ना? परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 ना होता है,
तो सबका परमाणु संख्या कितना है 6 है। n का मतलब समझते हैं न्यूक्लियन, तो वो कैसे निकलता है बताइए तो। ए मतलब समझते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए तो न्यूक्लियन निकलता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा न्यूक्लियन, याद है ना। तो ए में से जेड का फार्मूला क्या होता है एन बराबर ए माइनस जेड। तो ए 12 में से 6 घटेगा न्यूक्लियन निकल गया, 13 में से 6 घटेगा 7 बचेगा न्यूक्लियन निकल गया, 14 में से 6 घटेगा न्यूक्लियन निकल गया। तो इस चीज़ तक केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, खूब पढ़ाए हैं आप लोगों को, तनका नहीं पढ़ाए हैं। तो हमको पता था कि आपको अगर एक आध गो हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, तो केमिस्ट्री का यूज होगा, इसलिए हम उतना पढ़ा के रखे हुए हैं, तभी आपको ये टावर धर रहा है। ठीक है, अगर हम वहाँ पर ना पढ़ाते तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग सब देख लिया। अब इसी का आगे अब हम कल आपको लोगों को कम से कम बढ़िया से याद कर लेना तुम सब। ठीक है।